गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग कवर करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर को लिखा है अनीश जंग ने, और ये जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका मतलब ये है एक तरीके से उन बच्चों के ऊपर लिखी गई है जिनका बचपन बहुत एडवर्स कंडीशन में, बहुत बुरी स्थिति में गुजरता है। ठीक है, तो जिन बच्चों का स्प्रिंग या जिन बच्चों का चाइल्डहुड बहुत ही ख़राब तरीके से गुजरता है, एडवर्स सिचुएशन में गुजरता है, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है लॉस्ट स्प्रिंग। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ऐसे बच्चों की कहानी जो जिनका चाइल्डहुड चोरी किया जा चुका है, मतलब किसी न किसी तरीके से उनको चाइल्ड लेबर या बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में, पॉवर्टी में उनका जीवन गुजरा। ठीक है, अनीश जंग इस चैप्टर की लेखिका है जिनका जो जन्म है 1964 में राउरकेला में हुआ था, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हैदराबाद में हुई, और बाद में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी अपनी बात की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने काफ़ी अलग अलग जो है बुक्स लिखी, और उनमें से ये एक जो है एक एक्सेप्ट लिखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, जिसको कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आधारित है पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू लाइफ, मतलब कि गरीब बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण पे जो है किस तरीके से उनके जीवन में शोषण होता है, उस पर आधारित है। ठीक है, ये देखिए, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे गार्बेज में से कुछ पैसा, रुपया मिल जाता है। ठीक है, देखिए, वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। साहब एक बच्चा है जिससे कि मैंने पूछा, क्योंकि साहब क्या करता है मेरे पड़ोस में, मेरे नेबरहुड में क्या करता है, गार्बेज में से कुछ न कुछ ढूंढने का काम करता रहता है। गार्बेज में से, यहाँ पे लिखा है गोल्ड इन द गार्बेज। ठीक है, तो कुछ वैसे गरीब बच्चों को गार्बेज में जो भी मिल जाता है उनके लिए गोल्ड के समान ही होता है। तो ऑथर ने पूछा कि आप ये काम क्यों करते हो साहब से, है ना। और साहब उनके नेबरहुड में, मतलब जहाँ वो रहती हैं, है ना, ऑथर उनके आसपास वो क्या करता है, कचड़े के ढेर में से, गार्बेज डंप्स में से कुछ न कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा काम क्यों करते हैं, क्योंकि गार्बेज डंप से ही वो कुछ न कुछ उनको मिल जाता है जिससे कि वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है ना। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने क्या किया है, अपना जो घर है वो काफ़ी समय पहले छोड़ दिया है। सेट आई मिस्ड द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, है ना। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, तो वो कहते कि साहब ने अपना घर छोड़ दिया है। ठीक है, और ये कहाँ का एरिया बता रहे हैं, ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, है ना। मतलब बेसिकली वो कहाँ के थे, ढाका के थे, और अब वो जो है उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, और अब वो जो उनका ओरिजिनल प्लेस है अब शायद उनकी मेमोरी में भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कहते कि कई ऐसे स्टॉर्म्स आए, कैसे कई ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण उनके घर क्या हो गए, स्वेप्ट अवे, मतलब जो है दूर हो गए वो उनसे, कुल मिला के उनका घर छीना गया या छिन गया। ठीक है, हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उनकी मदर बताती हैं। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एंड दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, इसलिए अब वो उनका घर तो रहा नहीं, इसलिए अब वो क्या करते हैं, बड़े शहर में रहते हैं और गार्बेज में से ही कुछ न कुछ ढूंढ करके अपना जीविका चलाते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही म्यूटस लुकिंग अवे, और साहेब जो है ये कहता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, दूर देखते हुए। ठीक है, तो ऑथर कहते हैं गो टू स्कूल आई सेड ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तो ऑथर कहती हैं उस बच्चे से कि आप गो टू स्कूल, मतलब आप कहाँ जाइए, स्कूल जाइए, लेकिन इमीडिएटली, तुरंत वो बात कहने के बाद लेखिका ने, ऑथर ने खुद ये फील किया, हॉलो मतलब बहुत ही हल्का, कि जो एडवाइस है कितना हल्का साउंड हुआ, या एक्चुअली उसका वो मीन्स नहीं है जितने आसानी से उन्होंने कह दिया गो टू स्कूल। ठीक है, साहब जवाब देते हैं देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो वो जवाब देते हैं कि मेरे आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब जो है मेरे आस पड़ोस में स्कूल बनेगा तब मैं वहाँ जाऊँगा।
ऑथर उनसे पूछती हैं एक मजाकिया लहजे में, इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो हंसते हुए या जोकिंग के स्टाइल में उन्होंने कहा कि यदि मैं स्कूल शुरू करती हूँ तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और वो स्माइल करते हुए साहब कहता है कि हाँ ज़रूर, यदि आप स्कूल चालू करेंगे, स्कूल ओपन करेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? और कहते कि कुछ दिन बाद, a few days later, कुछ दिन बाद लेखिका कहते हैं कि मैंने उस बच्चे साहब को मेरी तरफ दौड़कर आते हुए देखा, और वो बच्चा क्या पूछता है, साहब इज़ योर स्कूल रेडी, है ना। तो चूँकि अभी उनने कहा था कि मैं स्कूल चालू करूँ तो तुम आओगे, तो वो बच्चा जब कुछ दिन बाद मिलता है तो पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से। तो ऑथर ने जवाब दिया कि स्कूल बनने में कुछ वक्त लगता है, इतना आसान नहीं है या इतना जल्दी स्कूल नहीं बनाया जा सकता। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और ये उनके लिए बहुत ही, ऑथर के लिए एम्बेरेसिंग था, और उनको काफ़ी जो है एम्बेरसमेंट हुई कि शायद उन्हें बहुत ही हल्का प्रॉमिस कर दिया, है ना। लेकिन वो आगे लिखते हैं कि बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। तो कहते हैं इस दुनिया में इस तरीके के प्रॉमिस जो है, जैसा मैंने किया जिस तरीके का, शायद वो पूरे विश्व में इसी तरीके के प्रॉमिस होते होंगे या कर दिए जाते होंगे जो कि कभी पूरे नहीं होते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। तो कहते कुछ महीने उसको जानने के बाद, वो ऑथर उनको रोज़ अपने आसपास देखती रहती हैं, तो कहती कि कुछ महीने देखने के बाद मैंने उसका नाम पूछा, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहब आलम ही अनाउंसेस, तो उसने उत्तर दिया साहब आलम। उसका नाम क्या था, पूरा नाम साहब आलम, ठीक है। आगे लिखते हैं ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स। तो वो ऑथर बताती हैं कि शायद उसे तो उसके नाम का मतलब भी नहीं मालूम, लेकिन इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, पर कहते हैं यदि उसको ये नाम का मीनिंग जो है पता भी होता, जो कि क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका मतलब है पूरे यूनिवर्स का देवता, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो कहते हैं शायद ये उसको बिलीव भी नहीं होगा कि उसके नाम का मतलब ये है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappeared at noon। तो कहते हैं कि उसको अपने नाम से कोई मतलब नहीं था, या शायद वो अपने नाम का मीनिंग नहीं जानता, या इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वह घूमता रहता है गलियों में अपने दोस्तों के साथ, और कैसे दोस्त हैं, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, मतलब कि बेयरफुट मतलब शूलेस, मतलब जो है एक ऐसे बच्चों का जत्था है, एक समूह है जो बेयरफुट है, मतलब नंगे पैर हैं, उनके पास जो है पहनने के लिए शूज़ नहीं हैं। और वो किस तरीके से दिखते हैं, एक जत्थे के रूप में, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे सुबह ही सुबह जो है बर्ड्स दिखती हैं और दोपहर को डिसअपीयर हो जाती हैं, उसी तरह ये बच्चे हैं, सुबह सुबह इकट्ठे दिखते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, और ऑथर कहते हैं कि कुछ महीनों में मैं उनको जो है एक एक या सभी बच्चों को रिकोगनाइज करने लगी हूँ, या मैं उनको पहचानने लगी हूँ। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। उन बच्चों में से एक बच्चे से मैंने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो या पहन रहे हो। उसने उत्तर दिया माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, ही आंसर सिंपली। तो उसने कहा कि मेरी मम्मी ने जो है नहीं दिया है या नहीं लाया है। इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर। तो दूसरा जो बच्चा है, दूसरा अनदर बॉय है उसी जत्थे में, उसी ग्रुप में, वो कहता है कि यदि उसकी माँ उसको दे भी देती तब भी वो क्या करता, नहीं पहनता या उनको फेंक देता। हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डोंट मैच। और जो बच्चा आंसर दिया है वो क्या है, वो शूज़ तो उसने पहने हैं लेकिन क्या हो रहे हैं, दैट डू नॉट मैच, वो शूज़ उसके मतलब मैच नहीं हो रहे हैं, शायद वो दो अलग अलग व्यक्तियों के शूज़ पहना होगा, इसलिए वो अलग अलग कलर के होंगे, वो मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। और जब मैंने उसकी उस बात पे जो है कमेंट किया या उस बारे में मैंने पूछा, तो उसने अपने पैरों को इधर उधर सफल किया, मतलब हिलाया, आगे पीछे किया, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life।
तो एक दूसरा बच्चा कहता है कि मैं शूज़ चाहता हूँ, है ना। और ये जो है एक थर्ड बॉय बोलता है जिसने कभी भी क्या नहीं पहना होता है, एक पेयर ऑफ शूज़, मतलब उसने कभी भी नहीं ख़रीदे होंगे या कभी भी उसके पास नहीं रहे होंगे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। तो कहते हैं कि मैं पूरी कंट्री में ट्रैवल करते हुए, या मैं ऑथर कहते हैं कि मैंने जहाँ भी बहुत सारी जगहों पे पूरे देश में मैं देखती हूँ कि जो है बच्चे क्या करते हैं, इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बिना जो है शूज़ के घूमते रहते हैं, बेयरफुट घूमते हैं, नंगे पैर, शायद एक ट्रेडिशन के तौर पे, है ना। और क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, कई बार ये केवल कम पैसे के कारण नहीं, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, पर एक तरीके से उनका ट्रेडिशन है, या उन्हें परंपरा बना दी कि उनके पास अगर है भी तब भी वो नहीं पहनते, बेयर फुटेड रहते हैं। इस वन एक्सप्लेनेशन आई वॉन्डर इज दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो ऑथर कहते हैं कि शायद जिनके पास हैं वो भी नहीं पहनते, शायद वो इसलिए, बहुत मुझे आश्चर्य है कि शायद एक ये बहाना भी हो सकता है अपनी गरीबी दिखाने का या पॉवर्टी दिखाने का, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि एक ट्रेडिशन सा है उसको दिखाने का। फिर एक ऑथर यहाँ से एक स्टोरी बताते हैं, कहते हैं कि आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a पेयर ऑफ शूज़। तो कहते हैं कि एक उडुपी नामक जगह की एक स्टोरी वो बताते हैं। कहते हैं कि एक जो है यंग बॉय था और वो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और ओल्ड टेम्पल किसी मंदिर के पास से वो क्या करता है, स्कूल जाता है। और वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी थे वो कौन थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वो क्या करता था, मतलब टेम्पल में एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए क्या करता था, प्रे करता था कि ईश्वर मेरे पास क्या हो जाए, पेयर ऑफ शूज़ हो जाए या शूज़ हो जाए। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, और कहते हैं ऑथर कहते हैं कि 30 साल बाद, 30 ईयर्स बाद मैंने क्या किया, उस टेम्पल को विजिट किया, विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन। और वो कह रहे हैं कि अब वो जो प्लेस है वो क्या हो गया है, ड्रोन हो गया, मतलब डूब गया है ना। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रेस, और कहते हैं कि किसी उसी के पास दूसरी जगह, इन द बैक यार्ड मतलब उसी आंगन में आप कह सकते हो, वेयर लिव द न्यू प्रेस, है ना। वहाँ पे कौन रहता है, एक नए पुजारी अब रहते हैं। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पे क्या हुई, उसने देखा कि वहाँ पे एक दूसरी जगह पे क्या था, रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो प्लास्टिक की चेयर्स थी कैसी, रेड एंड वाइट। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक बच्चे को उन्होंने देखा जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, और क्या पहना हुआ था उसने, सॉक्स भी पहने हुए थे और शूज़ भी पहने हुए थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड, और कहते हैं जैसे ही आता है तो क्या करता है, अपना स्कूल बैग फेंकता है, ठीक है, और अपने उस फोल्डिंग बेड में, मतलब बेड में अपना स्कूल बैग फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हु हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, है ना। तो कुल मिला के ये बताना चाहते हैं कि एक बच्चा है जिसके पास क्या नहीं है, शूज़ नहीं है, और दूसरे बच्चे की कहानी उन्होंने बताई कि जिसके पास पेयर ऑफ शूज़ हैं या सारी जो है फैसिलिटीज़ हैं, है ना। लेट मी नेवर लूज़ देम द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज पेयर, तो कहते हैं कि शायद जो देवी ने उसकी जो है जिस बच्चे के पास है उसकी प्रेयर सुन ली होगी। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़, जैसा कि क्या है कि जो ये अभी यंग बॉय देख रहे हैं वो है ना, प्रीस्ट का, पुजारी का जो यंग बॉय है, जो कि अभी वो शूज़ पहना हुआ है, उसके पास बैग भी है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, तो कहते हैं कि लेकिन जो मेरे एरिया में कुछ रैक पिकर्स हैं जो कि गार्बेज में से कुछ ढूंढने का काम करते हैं, वो अभी भी शूलेस हैं, या उनके पास अभी भी क्या नहीं है, शूज़ नहीं है, अभी भी वो क्या है, शूलेस है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीस्ट टू में सीमापुरी,
कहते हैं मेरे जो है एक्वेंटेंस मतलब होता है परिचय। फिर कहते हैं कि मेरे जो परिचित या जान पहचान में जिनको मैं अब जानने लगा हूँ, जो रैग पिकर्स हैं, वो कहाँ रहते हैं, सीमापुरी के एरिया में रहते हैं। सीमापुरी एक जगह है, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के एरिया में एक प्लेस है सीमापुरी, जहाँ ये रैग पिकर्स मतलब जो है गार्बेज में से जो कुछ ना कुछ पिक करते रहते हैं, उनको हम रैग पिकर्स कहते हैं। वो कहाँ रहते हैं, दिल्ली के पेरिफेरी मतलब दिल्ली के एरिया में रहते हैं, जो कि सीमापुरी कहलाता है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मतलब दिल्ली से काफ़ी दूर में एक एरिया है सीमापुरी, जहाँ की ये बच्चे क्या करते हैं, रैग पिकिंग का काम करते हैं। मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। और यहाँ जो लोग भी रहते हैं, कहते हैं कि वो लोग जो 1971 में कहाँ से, बांग्लादेश से जो है भगा दिए गए थे या आ गए थे किसी कारण से, वो लोग यहाँ पे क्या है, रहते हैं। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहब की फैमिली उन्हीं फैमिली में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। कहते हैं कि एक समय था सीमापुरी का कि एक जंगल का एरिया था, मतलब खाली एरिया था, एक समय था जब सीमापुरी में कोई भी नहीं रहता होगा। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यहाँ बिल्कुल भी ये खाली नहीं है और बहुत ही भर गया होगा। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, चारों तरफ मड ही मड है, कीचड़ ही कीचड़ है। विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टॉर्पोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज। तो कहते हैं ड्रेनेज और रनिंग वाटर, कह रहे हैं कि चारों तरफ क्या है, मडी मतलब कीचड़ ही कीचड़ है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सीवेज के सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है ना। चारों तरफ एक कियोस्क टाइप की स्थिति वो बता रहे हैं। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और जहाँ पे जैसे एक तरीके से आप मान सकते हो जो झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं कि 10,000 रैग पिकर्स वहाँ रहते हैं सीमापुरी के एरिया में। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। कहते हैं कि वो लगभग 30 साल से ज़्यादा से यहाँ रह रहे होंगे बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट्स, और बिना किसी परमिशन के। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास क्या होगा, राशन कार्ड होगा। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उनके पास राशन कार्ड होगा ताकि वो कम से कम कुछ न कुछ जो है खाने पीने की व्यवस्था उस राशन कार्ड से कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं देखिए। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। तो ऑथर कहते हैं कि देखिए उनके लिए तो खाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि आइडेंटिटी की। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। तो कहते हैं कि हमारे लिए, ऑथर कहते हैं कि उनके लिए तो खाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि दिन के अंत में यदि वो अपनी फैमिली को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर खिला पाएँ और बेड में जाने के पहले ऐसा ना हो कि भूखे पेट जा पाएँ, है ना, तो ये उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा तुलनात्मक स्थिति के वो किसी खाली एरिया में चले जाएं विथ गिव अस नो ग्रेन, जहाँ पे उनको कुछ खाने को ना मिले। से अ ग्रुप ऑफ women in tattered sarees, when I asked them why they left the beautiful land of green field and rivers, wherever they find food they pitch their tents that become transit home। तो देखिए वो लोग क्या करते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वाले जैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ भी उनको जगह मिलती है वो क्या करते हैं, अपना टेंट गड़ा लेते हैं और वहीं पे एक टेम्प्रेरी होम बना लेते हैं, वहीं पे वो रहने लगते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और वहीं पे बच्चे उनके बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो किसी तरीके से वहाँ पे सर्वाइव करते रहते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और कहते हैं कि सीमापुरी में सर्वाइव करने का मतलब है रैग पिकिंग, मतलब जो लोग भी वहाँ रहते हैं निश्चित तौर से रैग पिकिंग के काम में होंगे। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, गार्वेज टू देम इज़ गोल्ड। तो उनके लिए क्या है, जो वहाँ रहते हैं सीमापुरी के एरिया में, वो गार्वेज उनके लिए एक तरीके से क्या है, गोल्ड के जैसा है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और ये उनका एक रोजी रोटी के समान है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, यदि उनके ऊपर रहने के लिए थोड़ा भी छत है, भले वो लीक कर रहा हो, ठीक है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, तब भी इनके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी पर्याप्त है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं।
आई समटाइम फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। साहब से, साहब ऑथर से कहते हैं कि कई बार तो मुझे रुपये मिलता है और कई बार तो मुझे 10 रुपये तक भी मिल जाता है। हिज आइज़ लिटिंग अप, और उसकी आंखें चमकते हुए, मतलब बड़ी खुशी से वो बताता है ऑथर को कभी कभी उसको 10 रुपये तक भी मिल जाता है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कहते हैं यदि आपको मान लीजिए कोई सिल्वर कॉइन मिल जाए गार्बेज में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो आपको लगेगा कि शायद कुछ और मिल जाए, और इस उम्मीद में आप लगातार जो है उस पर कुछ न कुछ और फाइंड करते रहते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। कहते हैं कि जो बच्चों के लिए गार्बेज जो है, इन बच्चों के लिए जो गार्बेज है वो एक अलग ही मीनिंग है, ठीक है। कहते हैं फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, और अब एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे देखिए कोई गिफ्ट वगैरह पैक होता है और वो रैप्ड होता है, मतलब पैक्ड होता है, और जब उसको आप अनरैप करते हो, उसको ओपन करते हो, तो एक जो है एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहता है। उसी तरीके से इन बच्चों के लिए वो एक गार्बेज क्या है, एक तरीके से रैप्ड जो है होता है, और उसमें से जब उसको वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो एक तरीके से वो अनरैप करने की स्थिति होती है। फॉर द एल्डर इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और यही उनके लिए सर्वाइवल का क्या रहता है, मीन्स रहता है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ देयर नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। कहते हैं एक ठंड की सुबह मैंने साहब को जो है एक गेट में, फेंसिंग मतलब किसी गेट में अपने खड़े हुए देखा, अपने पड़ोस के किसी क्लब में, ठीक है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वो क्या कर रहा था, दो लोग टेनिस खेल रहे थे, उनको वो वेल ड्रेस्ड थे, उन बच्चों को, उन लोगों को वो देख रहा था, ठीक है। और वो लोग क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, और साहब ने कहा कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेन, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, और साहब कहता है कि जब अंदर कोई नहीं रहता तो मैं कई बार उसके अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और कहते हैं कि गेट कीपर उन्हें क्या करने देते हैं, झूला भी झूलने दे देते हैं, स्विंग करने दे देते हैं। साहब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर शर्ट एंड शॉर्ट्स, तो ऑथर बताते हैं कि साहब भी आज क्या पहना हुआ, टेनिस शूज़ पहना हुआ है, ठीक है। और वो क्या है, बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है, किस पे, उसके डिस्कलर्ड शर्ट, मतलब उसकी जो शर्ट और शॉर्ट्स होंगे जो उसने पहने होंगे वो बहुत ही क्या होंगे, फेडेड होंगे, डिस्कलर्ड होंगे, मतलब फीके टाइप के होंगे, और उसने टेनिस शूज़ पहने होंगे तो वो बहुत सूट नहीं कर रहा होगा, एक सही मैच नहीं होगा। समवन गेव देम टू मी, और कहते हैं किसी ने मुझे दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, समझाते हुए ऑथर को बताते हैं कि ये शूज़ मुझे किसी ने दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ फॉर सम रिच बॉय, तो कहते हैं कि ये क्या है, किसी का जो रिजेक्टेड शूज़ होंगे किसी बड़े व्यक्ति के, रिच बॉय के, हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक शूज़ में क्या है, होल है, तो किसी रिच व्यक्ति के बच्चे ने वो पहनने से इनकार कर दिया होगा, इसलिए उसने मुझे ये शूज़ दे दिए। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, तो कहते हैं जिसके पास क्या हो, जो बेयर फुट हो, जिसके पास शूज़ ना हो, उसको शूज़ मिल जाए भले ही उसमें होल हो, वो एक सपने के समान होता है, उसके लिए वही बड़ी अचीवमेंट की बात होती है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, और ऑथर कहते हैं कि जो खेल वो देख रहा है ना, वो उसकी रीच से, उसकी पहुंच से बाहर है, ठीक है ना। आगे लिखते हैं, दिस मॉर्निंग साहब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज एक और दूसरे दिन की बात कर रहे हैं कि आज क्या है, साहब जो है किसी मिल्क बूथ में मिल्क लेने के लिए जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर, और ऑथर ने बताया कि उसके हाथ में स्टील का कनिस्टर है, और वो क्या बताता है साहब, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, और साहब बताता है कि अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टील शॉप जो है, टी स्टॉल जो है में काम करता हूँ मैं।
ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और जो है पॉइंट करते हुए इशारा करते हुए बताता है आई एम पेड 800 रुपीज़, और मुझे वो अपनी पेमेंट बताता है कि मुझे 800 रुपीज़ पेमेंट मिलती है और साथ में ऑल माई मील्स, मतलब मुझे खाना भी मिलता है और 800 रुपीज़ मुझे मेरी सैलरी मिलती है। डज़ ही लाइक द जॉब आई आस्क्ड, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और जो उसका चेहरा है वो ऑथर बताते हैं कि उसका केयर फ्री मतलब जो एक फ्रीनेस थी उसके चेहरे की वो उसके फेस में नहीं दिख रही थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और ऑथर बताते हैं कि जो स्टील का कैनिस्टर है वो उसके जो प्लास्टिक बैग से बहुत भारी लग रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली, और जो उसका प्लास्टिक का बैग लिए भले वो गार्बेज में से कुछ लेता है वो क्या करता है उसके कैनिस्टर से बहुत हल्का होता था। द बैग वॉज हिज, जो मेन ऑथर बताना चाह रहे हैं कि जो बैग होता था रैक पिकिंग के बाद वो उसका स्वयं का होता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कैनिस्टर है ये उसका है जिसकी टी शॉप है, मतलब उस शॉपकीपर का है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और बताते हैं कि साहिब अब क्या हो गया है, साहिब अब अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है क्योंकि वो टी शॉप में काम करता है और अब एक तरीके से वो चाइल्ड लेबर के लिए मजबूर हो गया है। ठीक है, तो ये एक पार्ट था जो पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर को इंडिकेट करते हुए था, जो कि लिखा था अनीश जंग ने। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसका सेकंड पार्ट मैं अगले पार्ट में बनाऊँगा, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो कि स्टोरी है मुकेश की। थैंक यू, जय हिंद।